नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में एक वीडियो बनाया था इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस के बारे में, और उसके बारे में राकेश एम उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एक बात समझ में नहीं आई, जब कंपनी का ऑलमोस्ट सारा बिजनेस यूएसए में है तो ये कंपनी इंडिया में क्यों लिस्ट हुई, जहाँ काम करती है वहाँ लिस्ट क्यों नहीं हुई। और इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन राजेंद्र कौर रतनपाल जी का भी है। उन्होंने कहा है कि प्रमोटर तो अपना माल महंगे में सेल कर गए हैं और अभी भी प्रमोटर कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कमेंट लिखा है। तो राकेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पहले ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। तो उसका जो मेन पर्पस होता है, और भी पर्पस होते हैं, लेकिन जो उसका मेन पर्पस होता है वो होता है पूंजी जुटाना या कैपिटल रेज करना। अब कोई भी व्यक्ति जो होगा, जो प्रमोटर होगा या कोई शेयर होल्डर होगा जो कंपनी में से अपना हिस्सा बेच के बाहर निकलना चाहेगा, जैसे कि इस इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का जो आईपीओ था ये ऑफर फॉर सेल था, यानी कि जो प्रमोटर्स थे और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उस कंपनी में, उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना माल या अपना शेयर जो है वो पब्लिक को बेचेगा, तो ऑफ कोर्स जैसे आप और हमारी टेंडेंसी भी ये है कि हम शेयर को महंगे से महंगे दामों पर बेचें। तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि ऐसा मार्केट हो जहाँ पर वो ज़्यादा भाव चल जाए। और जैसे हमने हमारे वीडियो में भी बताया था कि जिस समय दिसंबर 2024 में इनका आईपीओ आया तो आईपीओ मार्केट काफ़ी गर्म था और राकेश झुनझुनवाला जी के नाम से या झुनझुनवाला फैमिली के नाम से ये आराम से सेल थ्रू हो गया, यानी आराम से पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब कर लिया। अब आपका क्वेश्चन रह गया कि वहाँ अमेरिका में जब सारा काम करती 99.9% रेवेन्यू अमेरिका से आती है तो वहाँ लिस्ट क्यों नहीं हुई। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ प्रमोटर ये समझता है कि आराम से मैं अपने शेयर एक पर्टिकुलर भाव पे बेच दूंगा, तो वहाँ वो जाता है। जितने शेयर मार्केट के लोग हैं वो काफ़ी इज्जत राकेश झुनझुनवाला को देते हैं, लेकिन वो अमेरिका में शायद इतने ज़्यादा वेल नोन ना हो। लोग जानते होंगे उनके बारे में, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आईपीओ लाने के लिए जो हाइप होती है वो शायद उतनी हाइप अमेरिका में क्रिएट नहीं होती। ये तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जियोग्राफी से फैमिलियरिटी। तो जो ये कंपनी है इसकी फैमिलियरिटी इंडिया से है और इनके काफ़ी सारे ऑफिसेज जो है वो भारत में हैं, फॉरेन में भी हैं, लेकिन अधिकतर इनका काम जो है वो भारत में। आप ये समझिए कि आउटसोर्सिंग का काम है। तो इसलिए जो लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज है, यानी कि वहाँ के लोगों से या अमेरिकन लोगों से यही काम इन्वेंचरस अगर करवाए तो वो उनको महंगा पड़ेगा। इसलिए वो ये काम जो है टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत में बैठे हुए लोगों से करवाते हैं या भारतीयों से करवाते हैं, तो उनको सस्ता पड़ता है। तो ये जो जियोग्राफिकल फैमिलियरिटी है ये भी एक फैक्टर है कि उसकी लिस्टिंग भारत में उन्होंने करवाई। तीसरा फैक्टर ये है कि जो कॉस्ट है वहाँ पर अमेरिका में जो आईपीओ लाने की कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हायर होती है, और जैसे हर चीज़ वहाँ महंगी है तो ये सब चीज़ें भी महंगी है, तो भारत में काफ़ी सस्ती है। तो जो नेट पूंजी जो प्रमोटर के जेब में जाती है या कंपनी के पास आती है वो क्या है कि वो काफ़ी जो है ज़्यादा होती है। नेट की बात कर रहा हूँ। चौथी चीज़ ये है कि जो कंप्लायंसेस हैं अमेरिका में, जो कंप्लायंस हैं यानी कि अमेरिका में जो सख्ती है डिस्क्लोजर्स के बारे में, नियम कानून के बारे में, लिस्टिंग के बाद होने वाले एक्शंस के बारे में, वो कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या ज़्यादा सख्त है बजाय इंडिया के मार्केट के। तो ये 3 या 4 मोटे कारण हैं, जिसमें से प्रमुख जो कारण है ना वो ये है कि जहाँ प्रमोटर या शेयर बेचने वाला आसानी से पूंजी जुटा सके और आसानी से वो हायर प्राइस पर अपना
शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेच सके, वो उसके लिए आईपीओ के लिए सबसे बढ़िया मार्केट है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो। अब लिस्टिंग का क्या मतलब है? लिस्टिंग तो दुकानें हैं भाई। एक सामान एनएसई में आपने एक बार अपना सामान लाकर पब्लिक को बेचने के लिए दुकान में रख दिया, तो एक दुकान का नाम एनएसई है, वहाँ से जो भी पब्लिक चाहे उसको खरीद सकती है, या जो भी पब्लिक चाहे वहाँ पर जाके बेच सकती है अपना माल, और दूसरी दुकान का नाम है बीएसई। तो बस यही अंतर है। बाकी जो राजेंद्र और रतन पाल जी का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो बिल्कुल सही है कि इतने हायर पी पे प्रमोटर ने माल निकाल दिया, और भारत की पब्लिक ने, चूँकि बाज़ार जो है वो राकेश झुनझुनवाला साहब और उनके फैमिली को बड़ी रिस्पेक्ट देता है, तो आसानी से उन्होंने एब्जॉर्ब भी कर लिया, और अभी भी कोई ना कोई यानी आम जनता ले ही रही है। खैर, टीना शाह जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मिड और स्मॉल कैप में कौन सी कंपनी है जिनके अच्छे बिजनेस मॉडल हैं, ताकि हमें ये बताएं, ताकि हम उनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकें। देखिए टीना जी, क्या है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है ना काफ़ी सारे हैं। अब उनमें से अगर आपको कोई लिस्ट निकाल के देनी हो तो एक बड़ा क्योंकि कितने अलग अलग तरीके के सबके बिजनेस मॉडल है, तो एक पर्टिकुलर कोई लिस्ट निकाल के देना तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, और उसमें आदमी का बायस भी आता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मेरा सर्टेन बायस हैं, तो वो बायसेस भी क्या सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर आपको कोई विशेष किसी मिड या स्मॉल कैप कंपनी के बारे में पूछना हो, या किसके बिजनेस मॉडल के बारे में पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ये जितने भी वीडियोस हम करते हैं उसमें, चाहे हम बड़े फॉर्मेट में करें, इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड वाले फॉर्मेट में करें, या क्वेश्चन आंसर वाले छोटे फॉर्मेट में करें, आप उनको रेगुलरली अगर आप सुनेंगे तो आपको बिजनेस मॉडल का आइडिया भी हो जाएगा, और आपको ये भी पता लग जाएगा कौन से बिजनेस मॉडल दूसरों के कंपैरिजन में या दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में बढ़िया हैं या यूनिक हैं। तो आप उनको एक लिस्ट बना लें और आप बस उन पे वॉच रखें। तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर सोल्यूशन है। JGJ9999 ये कैस्ट्रॉल के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, अब मैं आपका नाम तो जानता नहीं हूँ सर, तो मैं आपका बिना नाम लिए ही आपको संबोधित कर रहा हूँ। तो सर बात ये है कि ये जो क्लासिकल जो है ना, क्लासिकल वैल्यू शेयर है, जिसको जो वो पहले हमारे वॉरेन बफेट के जो गुरु हुआ करते थे, ग्राहम, तो वो जो है उनके तरीके का ये शेयर है। अब हाउस होल्ड नेम है, जो कैस्ट्रॉल का नाम ऐसा है कि हाउस होल्ड नेम है और किसी से छुपा हुआ मल्टीनेशनल कंपनी है, और सब ये जानते हैं कैस्ट्रॉल का नाम लेके भाई ये क्या करती है, तो भाई क्या करती है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, इसके ऑयल आते हैं, किसी से भी आप पूछ लेंगे ना। तो ये बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है। और ये जो है, ये जो इसका जो पेरेंट है वो कैस्ट्रॉल यूके है, और इसकी ब्रांड इक्विटी की कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि देयर इज़ नो ग्रोथ एट ऑल। तो ये वैल्यू शेयर जिसको बोलते हैं ना, वो है। अब ज़बरदस्त तो कैश जनरेट कर, देखिए लास्ट 6-7 साल, लास्ट के 10 साल में भी, लास्ट के 10 साल की बात बता रहा हूँ, केवल 6 से 7% रेवेन्यू ग्रोथ है। 3 साल में भी यह हाल है, 5 साल में भी यह हाल है, 10 साल में भी यही हाल है। इसी तरह की इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है ना। जबकि देखिए ईवी जो आ रहा है ना, उसके बाद तो ऑयल की डिमांड और भी कम होने वाली है। जैसे जैसे ईवी में की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ तो ऑयल की ज़रूरत ही नहीं हो, तो मोटर है खाली। तो ऑयल की डिमांड, अब 10 साल से इनका जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है, और करीब करीब इतना ही इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है। कैश ज़बरदस्त जनरेट करते हैं, और जनरेट करने के बाद चूंकि लगाने को कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे, डिविडेंड की फॉर्म में ये दे देते हैं। तो सब कुछ अच्छा है ना, बट ग्रोथ नहीं है। तो ये वैल्यू शेयर जिसको बोलते हैं ना, वो है। लेकिन आप ये समझिए, आजकल के बाज़ार जो है ना वो बहुत चेंज हो चुका, वैल्यूएशन के मीट्रिसेस अलग तरीके के चेंज हो चुके। तो इसलिए जो है ना, वो आप जो है ग्रोथ, मतलब आजकल का जो ट्रेंड है ना, वो ग्रोथ शेयर्स के बारे में, ग्रोथ जिस शेयर में हो,
छोटी सी मल्टी बैगर जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ हम कोई कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटी की बात नहीं करते हैं कि इसकी असेट कितनी है, उसकी लाइबिलिटी कितनी। हम सीधी सीधी सी बात ये करते हैं कि भाई अगले साल ये कितना कमाने वाली है ये कंपनी और कितनी बड़ी हो जाएगी। अभी छोटी सी है ना, अभी कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। तो ये जो शेयर है ना, डिविडेंड के लिए ज़्यादा अच्छा है। PE 24 का ही है और ROE 42% है। जैसे मैंने बताया, ज़बरदस्त कैश जनरेट करती है और सारा जो है शेयर होल्डर्स को बांट देती है। ये कंपनी अपने पेरेंट को कुछ रॉयल्टी भी देती है, तो वो खर्चा इनका अलग है। तो ये जस्ट, और ग्रोथ के इनके कोई बहुत ज़्यादा प्लान मतलब है नहीं, तो ये कंपनी ऐसे ही चलेगी। बल्कि जैसे मैंने बताया, EV के आने के बाद इनकी सेल के ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि इनकी सेल कम हो। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कैन फिन होम्स के बारे में पूछा है। तो देखिए, कैन फिन होम्स एक अच्छी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में, और कैनरा बैंक का इसमें 30% स्टेक है। 37,000 करोड़ का कैन फिन होम्स के पास AUM है, और ये जो है ना लो रिस्क सेगमेंट को केटर करती है। अब लो रिस्क सेगमेंट क्या हुआ हाउसिंग लोन में, तो कोई सैलरीड पर्सन हुआ, तनख्वाह वाला आदमी हुआ, भाई तनख्वाह तो आएगी ना, तो लोन डूबने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा क्या है, प्रोफेशनल्स को देते हैं, प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, और इसी तरीके के जो लोग हैं उनको देते हैं। तो वो भी क्या है, पैसा उनके पास, पैसे का इन्फ्लो अच्छा होता है। डिफ़ॉल्ट की रेट जनरली ये लोग डिफ़ॉल्ट करते नहीं हैं और घबराते हैं, मतलब अपनी इज्जत से डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो 77% जो है ना वो इनका होम लोन है, ये लो रिस्क कैटेगरी में है। और 37,000, जैसे मैंने बताया, 37,000 करोड़ का इनका AUM है कैन फिन होम्स का। और जो ऐसे लोन्स जो 90 दिन के ऊपर ओवरड्यू हो गए, वो दिसंबर 24 जो ये क्वार्टर गया है, इसमें 1% से कम थे, 0.9% इनका ये वाले ग्रॉस स्टेज 3 में जो इन्होंने लोन बांट रखे थे उसकी कैटेगरी सिर्फ 0.9 है। और एवरेज टिकट साइज जो लोन का है ना वो 23 लाख है, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ROA इनका बहुत अच्छा है, तो इनका 2.25% का ROA है। ग्रॉस NPA इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 0.92 थे। नेट NPA जो है वो 0.49 थे। बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। इनके ये जो मीट्रिसेस हैं ये, और प्राइस टू बुक जैसे मैंने बताया वो 2 पर है। तो सब कुछ ठीक है। और ऐसे जो शेयर होते हैं ना, वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न तो नहीं देंगे, क्योंकि इसके साथ जो टैग जुड़ा हुआ है ना वो पब्लिक सेक्टर का जुड़ा हुआ है। लेकिन ये आपको नुकसान नहीं देंगे जब तक कि कोई ब्लंडर ही नहीं हो जाए। और वैसे जो कैनरा बैंक का जो मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। कुछ लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो हर तरीके से कैपेबल है, मतलब वो शायद प्राइवेट सेक्टर में हो सकते थे। तो इस तरह की जो इनकी लीनिएज है, इनकी जो पेरेंटेज है कैन फिन होम्स की कैनरा बैंक के थ्रू, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो लोअर लेवल पे ये सब शेयर्स लेने के होते हैं। उमा महेश्वरा राव जी पूछते हैं कि किसी स्टॉक की बुक वैल्यू अगर करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो तो स्टॉक अच्छा है क्या? देखिए, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कैस्ट्रॉल के बारे में जवाब दिया, तो उमा महेश्वर राव जी वही चीज़ है। आजकल ये जो वैल्यूएशन वाला जो काम है ना वो डिफरेंट हो गया। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग चलती है, ये पुराने कंसेप्ट हो चुके, ठीक है ना। तो अब तो वॉरेन बफेट भी जो है वो इस तरह के मीट्रिसेस यानी बुक वैल्यू टाइप की मीट्रिसेस जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप अब ये वाले कंसेप्ट आप इस्तेमाल मत करो, अब आप ग्रोथ पे जाओ, 2 चीज़ों पे जाओ, ठीक है। देखो, शेयर बाज़ार में पैसा आपको जब बनेगा जब आप उस शेयर को पकड़ोगे जो आगे जो है ना वो और महंगा होगा। और महंगा कब होगा? वो तब होगा जब लोगों की उसके बारे में अच्छी राय होगी। और मल्टी बैगर कब बनेगा? या तो ज़बरदस्त बुल मार्केट हो तब मल्टी बैगर बनता है,
या फिर आपने उसका बिजनेस मॉडल समझ के उसकी ग्रोथ की संभावनाएं देख के आपने उसको ले लिया और 2 3 4 5 6 साल उसको पकड़ के रखा। तो ये बुक वैल्यू वाले जो कंसेप्ट है ना, ये तो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और ये वाले जो वहाँ जो चलते थे ना, वो ये कंसेप्ट्स हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की यूटिलिटी नहीं है। ये मेरा विचार है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी इस चीज़ को इवेल्युएट कर लें। हो सकता है आपका विचार मेरे विचार से मिलता ना हो, लेकिन जैसे मैं समझ रहा हूँ, जो आजकल का ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्टिंग करने में ज़्यादा लाभ है। फिर राजगोपाल माडा साहब और राधेश्याम गुप्ता जी अलवर से, ये एम्बेसी रियल एस्टेट के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, राधेश्याम जी गुप्ता ने एक और कहा है कि कुछ लोग इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो देखिए, वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, उनके पास भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए रिकमेंडेशन करने का। मैं उनको ना अच्छा बता रहा हूँ ना बुरा बता रहा हूँ, मैं मेरी राय आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़, जैसे अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो 2 3 सेक्टर्स तो वैसे मुझे इन जनरल भी पसंद नहीं है। एक ज्वेलरी सेक्टर, ठीक है ना, दूसरा रियल एस्टेट। और आप देखेंगे आप काफ़ी एनालाइज करिए इनको, मतलब पुरानी जितनी भी कंपनीज हैं उनको एनालाइज करिए। तो 10 में से जो 9 शेयर है ना, 9 या 8 शेयर, ये इनको ज़्यादा खोदने पे, मतलब उनको बखिया उधेड़ते हैं ना इनकी, तो आपको पता लगेगा इनमें पता नहीं क्या क्या अंदर से निकल के आता है। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा कभी इन्होंने प्रॉफिट करके नहीं दिया, मतलब शेयर होल्डर को कभी इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया। बहुत बढ़िया कोई आप सोचें कि कोई मल्टी बैगर इस तरह की कंपनीज हो गई, इस तरह की कंपनीज के शेयर हो गए, वो नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, ये लॉस मेकिंग है। पहली बात तो इसने नाम चेंज कर लिया, अपने इक्विनॉक्स इंडिया कर लिया। अभी कुछ मैनेजमेंट चेंजेस भी हुआ है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में ये है, प्रीमियम और सेमी लग्जरी रियल एस्टेट में के बिजनेस में है, और लैंड बैंक की कहानी है इनके पीछे। और इनके जो ऑपरेशंस है ना, वो लॉसेस में है, सेल कम होती जा रही है। अगर आपको इस बारे में, इन कंपनीज के बारे में विचार भी करना हो ना, राधेश्याम जी और राजगोपाल जी, तो आप जो है ना, इन चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, इस कंपनी की परफॉर्मेंस आने दें। जल्दबाजी में क्यों लेना है, अच्छी चीज़ ले लेना ना। और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से कोई छांट लीजिए रियल एस्टेट में जाना है तो। भाई किसी ने मान लीजिए रिकमेंड कर दिया तो उसका भी होगा कोई रीज़न, लेकिन आप उससे एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई मेरे मन में ये डाउट है कि ये कब परफॉर्म करेगी। तो आप क्वेश्चन तो उससे पूछ नहीं सकते, जिसने भी रिकमेंड किया उससे क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है सब। और आप है ना, जो मेरा एनालिसिस है उसमें तो अगर मुझे कहा जाए तो भाई मैं तो इसमें देखूंगा भी नहीं इसकी तरफ। बाकी आप अपना एक बार ड्यू डिलिजेंस कर लें। पीस गुरुजी NIIT लिमिटेड के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, पहले ये जो NIIT ये बेसिकली जो पूरी NIIT है ना, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो पहले तो इसका जब जन्म हुआ था तो ये क्या करते हैं कि ये जो पहले IT इंडस्ट्री का बड़ा चलन था, वो 80s और 90s में शुरू में आया, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है स्टार्ट ही हुई थी, तब उनको बड़ी सारी मैन पावर की ज़रूरत थी, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी, मतलब आदमियों की ज़रूरत, वर्क फोर्स की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वो कंप्यूटर कोर्स से चलाते, जो भी होता था ना वही NIIT का कोर्स करता था, ऐप टेक NIIT और ये सब। फिर क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों में जागृति आ गई कि तो, और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए, वहाँ पे लोग डिग्री कर करके आने लग गए, बहुत डिप्लोमा होने लग गए, बहुत सारा कंपटीशन हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि भाई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आ गए, यानी कि अगर किसी कंपनी को कोई ट्रेनिंग करानी हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये कह देते हैं भाई आप ऐसा करो कि हमारे पास आ जाओ, इनको भेज दो, हम ट्रेनिंग करा देंगे। तो ये ठेके लेने लग गए ट्रेनिंग के, भारत में भी लेने लग गए, बाहर भी लेने लग गए। फिर इन्होंने अभी 2023 में क्या किया कि इस NIIT को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो एक टुकड़ा जो हुआ, जो ज़्यादा लुक्रेटिव था, वो उसको अलग कर दिया, उसका नाम NIIT लर्निंग सिस्टम्स कर दिया,
और जून 2023 में एक्चुअली ये फाइनलाइज हुआ था, और एक NIIT लिमिटेड रह गया जो भारतीय कंपनियों को सर्विसेज देता है। तो वो जो बाहर वाली कंपनी थी उसमें US और UK के जो क्लाइंट्स थे उनको ये सर्विस देते हैं, और टेलीकॉम, BFSI, हेल्थ, एनर्जी जो कंपनीज होती हैं, ये इस तरह के जो वर्टिकल्स, इस तरह की कंपनीज जो होती हैं, उनको ये कोई ट्रेनिंग जो है ना, वो जब अपनी ट्रेनिंग कराती है तो इनको ठेका दे देती है कि आप इस बारे में हमारा ठेका मॉड्यूल तैयार कर लो, मतलब ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार कर लो, और आप इन हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दो। तो ये तो जो दूसरा जो NIIT लर्निंग सिस्टम्स है ना, उसका मॉडल है। अब ये जो NIIT जो रह गया, क्योंकि डीमर्जर हो गया तो दोनों कंपनी का अलग अलग हो गए, तो अब यहाँ पर ये जो NIIT रह गया इसके पास, तो ये मेजरली या तो IT सेक्टर में है या BFSI सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। अब आप ये क्या करती है, तो ये इंडिविजुअल और कॉरपोरेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे वो तो जो दूसरी वाली इनकी जो कंपनी है वो तो प्रोवाइड कराती है USA और यूरोप में ट्रेनिंग कंपनीज़ को, कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को, और ये जो वाली है ये भारत में कराती है ट्रेनिंग। किसको? इंडिविजुअल्स को और कंपनीज़ को। अब कंपनीज़ कौन सी भारत में? तो भारत में जो कंपनीज़ है वो ज़्यादातर इनकी BFSI और IT, ये दो तरह की कंपनीज़ हैं। अब इंडिविजुअल्स को कराती, अगर आपने ये देखा होगा कि कई बार ये जो अखबारों में विज्ञापन आएंगे आपके कि रिलेशनशिप मैनेजर बनिए, 10 महीने के कोर्स के बाद आप ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बन जाएंगे, या मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाएगी, इस तरह के विज्ञापन आते हैं। तो वो एक्चुअली क्या है, इनका टाई अप होता है डिफरेंट बैंक्स से। जैसे मान लिया HDFC या ICICI एक्सिस बैंक से टाई अप हो गया, तो उनको भी आदमियों की ज़रूरत होती है भाई, ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है, और वो जो काम करवाना चाहते हैं, मतलब बैंक जो अपने कर्मचारियों से काम करवाना चाहता है उस तरह की ये ट्रेनिंग दे देते हैं। वो ट्रेनिंग दे के ये कोई इंटरनल टेस्ट लेते हैं बैंक वाले, और अगर उस टेस्ट में आदमी पास हो जाता है तो उसको रिक्रूट कर लेते हैं। या फीस कौन देता है? फीस तो नेचुरली इंडिविजुअली देगा, वो तो देगा नहीं, बैंक तो देगा नहीं। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए ट्रेनिंग। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्या हुई? वही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जैसे ये फॉरेन में देते हैं। किसी कंपनी को, जैसे बैंक्स को या कोई IT कंपनी को कोई स्पेशलाइज कोई ट्रेनिंग करानी है, नॉर्मल ट्रेनिंग भी करानी है, कई बार लीडरशिप की ट्रेनिंग्स होती हैं, कई बार कोई अकाउंटिंग की ट्रेनिंग होती है, कई बार छोटे मोटे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होती है, तो वो सारे ट्रेनिंग एक प्रोवाइड करा देती है। अब बात ये है कि इसका मार्केट कैप तो 1700 करोड़ का है, और ROE मात्र 4% का है, और अभी इसमें डीमर्जर हुआ है और ल्यूक्रेटिव सेगमेंट निकल गया इसमें से। तो पीस गुरुजी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसमें भी चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, 2-3-4 क्वार्टर एक बार देखें भाई कैसा परफॉर्म ये कर रहे हैं। ठीक ठाक परफॉर्मेंस अगर इनकी आए, क्योंकि अभी तो इनकी कोई परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रही, क्योंकि अभी जो इनका जो ये जो बाहर निकली है जो कंपनी NIIT लर्निंग सिस्टम्स, तो अभी तो इन दोनों का परफॉर्मेंस साथ में था। अब ये इंडिविजुअली NIIT कितना परफॉर्म करेगी उसके लिए वेट कर लीजिए, और उसके बाद आप विचार करें। विनोद भट्ट जी जो हैं वो GE शिपिंग के बारे में पूछते हैं, तो देखिए 1948 में कंपनी बनी है ये, 1948 कंपनी, और आप ये देखिए 70-75 साल का इस ग्रुप को शिपिंग बिजनेस का अनुभव है, और प्राइवेट सेक्टर की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी पहली बार। अब क्या है, इनके पास टोटल 38 वेसल्स हैं। वेसल क्या हुआ तो मैं बताता हूँ, 26 तो इनके पास टैंकर हैं, और 12 जो है ना वो ड्राई बल्क कंटेनर है। अब ये क्या होता है, टैंकर क्या होता है? तो टैंकर वो चीज़ होती है जो लिक्विड लेके जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड लेके जाता है, जैसे क्रूड ऑयल हुआ, या आपका केमिकल्स हुआ, या लिक्विफाइड नेचुरल गैस हुई, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हुई, LNG PNG जिसको अपन बोलते हैं, LNG LPG जिनको बोलते हैं। तो वो तो इनके पास 26 तो टैंकर हैं, और ड्राई बल्क कंटेनर हैं। तो ड्राई बल्क कंटेनर क्या हुआ, आपको जैसे मान लीजिए रशिया से गेहूँ मंगाना है या यूक्रेन से गेहूँ मंगाना है भारत में, तो गेहूँ है, कोयला है, मिनरल है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ये ड्राई बल्क कंटेनर में ढोई जाती है, मतलब इधर से उधर लेके जाई जाती। तो ये 12 इनके पास हैं।
और फिर इनका एक छोटा एक सब्सिडियरी भी है जिसमें ये ऑफशोर बिजनेस भी करते हैं। ऑफशोर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रिलिंग रिग है, तो ड्रिलिंग रिग जैसे ऑयल समुद्र में से निकालती है और वो किनारे से काफ़ी दूर होती है, तो अब उसको टूल्स भी चाहिए, उसको पेट्रोल भी चाहिए वहाँ पर जो आपके रिग में। तो वो वेसल जो साजो सामान, इक्विपमेंट, पेट्रोलियम और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं ना, टूल्स, वो चीज़ें तो शोर पे होती हैं यानी किनारे पर होती हैं, और वहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए आपको। तो वो सर्विसेज जो है ना वो वेसल ये प्रोवाइड किराए पे चलवाती हैं, ओन भी करती हैं, ऑपरेट भी करती हैं। किसके लिए? रिग्स के लिए। और एक मोबाइल रिग्स भी चलाती हैं यही कंपनी GE शिपिंग। मोबाइल रिग क्या हो? एक तो आपने रिग देखी होगी जो समुद्र में जो स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वो चेंज नहीं होता, वो मूव नहीं कर सकता। और एक मोबाइल रिग्स होती है जहाँ पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप उस जगह अगर आप खोद सकते हो, उसमें ड्रिल कर सकते हो ऑयल वगैरह या गैस वगैरह निकालने के लिए, तो वो मोबाइल रिग्स होती है, तो वो भी ऑपरेट करती है। 3 साल की इनकी सेल्स जो है वो 16% से बढ़ी है, प्रॉफिट इनका 42% से बढ़ा है, PE मात्र 6 है, ROE 21 है। अब आप ये जो चीज़ कॉम्बिनेशन आप देखिए, ROE और PE में आप ये देखिए कि 21% का ROE, सेल्स ग्रोथ 16% 3 साल में, और प्रॉफिट ग्रोथ 42% होने के बावजूद भी PE 6 का है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ओल्ड इकोनॉमी शेयर है। मार्केट जो है ना इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। और दूसरी बात क्या है कि इस इंडस्ट्री का नेचर साइक्लिक है। भाई व्यापार जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इस शिपिंग इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है कि कभी क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है, कभी कोयले की डिमांड बढ़ जाती है, कभी किसी घट जाती है। तो इसका जो रेवेन्यू जो है ना, कंपनी का रेवेन्यू, वो आसानी से प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन से ये इंडस्ट्री बहुत प्रभावित होती है। अभी ट्रम्प साहब ने टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल तो जो है ना सब टेंशन में आए हुए हैं। फिर कभी जो इजराइल पैलेस्टीन का झंझट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस इंडस्ट्री को, लोग ये सोचते हैं, इतनी सारी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां पड़ी हुई हैं कि भी इसी में क्यों घुसें। तो आजकल जो नई नई टाइप की कंपनी, इसलिए हम बार बार आपके सामने ऐसी कंपनीज को लाते हैं जिनका बिजनेस मॉडल यूनिक होता है, ताकि आप समझें कि किस तरह की कंपनीज जो है ना वो पैसा कैसे बना रही हैं और किस तरह के नए नए पैसा कमाने के टेक्निक ला रही हैं। तो ये कंपनी उन कंपनीज के तुलना में कम प्रिफरेबल होती है जो अच्छे इन्वेस्टर होता है उनकी नज़रों में, ठीक है। अब मार्केट कैप इसका 13,300 करोड़ रुपए का है और डेट टू इक्विटी 0.21 का है, तो बहुत ज़्यादा डेट टू इक्विटी नहीं है। हाँ, एक खास बात जो इसमें है, डिविडेंड यील्ड 3% की है। तो मैंने आपके सामने विनोद जी कुछ पैरामीटर्स रख दिए, अब आप विचार करें कि भाई क्या करना है आपको। फिर विकी मोहन जी पूछते हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। तो विकी जी, ये जो है ना इसका ओरिजिनल नाम इंडिया बुल पावर है, और इंडिया बुल जो ग्रुप है ना वो अपने आप में हमेशा कंट्रोवर्शियल ग्रुप रहा है। उन्होंने अभी एक इनकी जो इंडिया बुल फाइनेंस करके जो कंपनी थी उसको उन्होंने वो सम्मान इंडिया कैपिटल करके उसका नाम रख दिया। हमने ये डिस्कस भी किया था अभी कुछ समय पहले। तो देखिए, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता भाई। कोई भी कलर पहन लो आप, आपकी असली चीज़, मतलब आपने जो पहले आपके ग्रुप के साथ जो कुछ विवाद जुड़े हुए थे वो तो कभी ख़त्म नहीं होते। आप नाम चेंज कर लो, नाम चेंज भी इसीलिए किया जाता है। तो ये डेली बेस्ड कंपनी है, और रतन इंडिया पावर जो है ना वो 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई सोफिया पावर के नाम से, और फिर उन्होंने 2009 में अपना नाम इंडिया बुल पावर कर लिया। फिर कुछ डीमर्जर और ये कुछ हुआ, फिर 2014 में वापस इन्होंने अपना नाम जो अभी करंट नाम है रतन इंडिया पावर ये कर लिया। अमरावती में
ये थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1350 मेगावाट की है, जिसमें से 1200 मेगावाट जो है वो तो ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनको बेच देते हैं। फिक्स कर रखा है भाई, आप इस रेट पे, आप महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वाले कहते हैं इस रेट पे भी हमको आप बेच देना, और बाकी 28 मेगावाट है वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं। अब सब बात ये है कि मार्च 2023 तक तो ये लगातार लॉस में थे, मार्च 2024 में ये प्रॉफिट में आए हैं। वो क्यों आए हैं? ऑपरेशन से प्रॉफिट में नहीं आए हैं, कोई इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ है तो वहाँ पर ये प्रॉफिट में आए। और पी इनका 43 का पीई है और 5400 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर कंपनी है ना, एनटीपीसी, उसका जो पीई है वो 15 का है, इसका 43 का है, लॉस मेकिंग है। ठीक है, कंपनी के ऊपर पुराने जो इनके जो पुराने रूप में ये जो कंपनी थी उसकी कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क थे, और लोग ये कहते थे कि इस पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं और उस पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को कभी इन्होंने, जिसको कहते हैं ना, रिवार्ड नहीं किया, तो ऐसे शेयर में क्यों जाना? हमेशा पहली रिक्वायरमेंट विकी मोहन जी, कॉरपोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। ईमानदार आदमी होगा ना, ईमानदार आदमी होगा तो कम से कम पैसा जो है ना वो गलत नीयत के कारण तो नहीं डुबोएगा। अब बिजनेस ही नहीं चल रहा, वो बात दूसरी है। गलत नीयत से पैसा डूबना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप एक बार विकी मोहन जी विचार करें कि किसने आपको ये शेयर खरीदने की सलाह दी है, और मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।